वो लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए, जनहित के लिए, गरीबों के हित के लिए बहुत ही खराब सरकार रही है। और उसका जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसमें कहीं भी किसी भी रूप में ना देश को कोई राहत मिली है, ना गरीबों को कोई राहत मिली है। कहा था उन्होंने किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई, गरीब भाई, बताओ कहीं आय दोगुनी हुई हो तो बता दो आप। सब दिन जब तक वो रहे, अजब बताइए, जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना, और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई, ये अलग बात है। तब भी हम लोग हमेशा ये उनका हो गया खैर बहुत बात 2018 में, तो हम लोग सब तो यहाँ ही रही। तो आज के दिन हम वही अपना नमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगली बार भी हम आएंगे, और जो प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोले उसको एक भी वोट मत देना आप लोग। कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि टमाटर से हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। बताओ हमारे लालगंज और आसपास के किसान भाइयों और खासकर माताएं बहनें, बताओ कहीं किसी के टमाटर के पेड़ नहीं, न टमाटर पैदा हो रहा है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। आदेश हुआ है दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी कीजिए। एक छोटा सा बयान, मच गया तूफान। वैसे बात यहीं तक सीमित नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की भी बैठक हुई, खुद पीएम ने शिरकत की। 2018 याद कीजिए, 2018 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्य जीते, मगर लोकसभा में 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी ने आसानी से जीत ली। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीत ली। यानी कि लोकसभा और विधानसभा कहानी अलग है। यह बात बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस भी। वहीं इस बीच जहां बैठकों का दौर चल रहा था, एक दिलचस्प खबर इंडिया के खेमे से आई। इंडिया गठबंधन, जिस गठबंधन को शक्ल देने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली आए थे। दिल्ली क्यों आए? सदैव अटल, जो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है, वहां गए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उनकी इन तस्वीरों के बाद सियासी शोर भी शुरू हो गया। सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे कि आखिरकार नीतीश कुमार, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो दिल्ली आए तो आए क्यों? क्या वो संकेत देने आए थे कि संयोजक को लेकर जल्दी से फैसला ले लो? और उस भूमिका में मुझमें संभावनाएं हैं, क्या एक संदेश यह भी था? 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई। याद कीजिए, ऐलान हुआ था कि समन्वय समिति बनेगी 11 सदस्यों की, मगर क्या वो अब तक बन पाई? अगर नहीं तो क्यों नहीं बन पाई? 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की फिर से बैठक होनी है मुंबई में इस बार। मगर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक को लेकर जो घमासान की खबरें आ रही हैं,
उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार बढ़ सकती है। भले ही कांग्रेस के नेता इसको लेकर सफाई दे रहे हो, क्योंकि कांग्रेस संगठन के नेता दो खेमों में इसको लेकर बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम, तो कुछ कहते हैं अभी सब्र करो। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। वहीं खबर आई महाराष्ट्र से, अजीत पवार शरद पवार चाचा भतीजे की मुलाकात। सवाल यही कि आखिरकार किसकी कितनी है तैयारी। 24 की जंग में आखिरकार कौन पड़ेगा भारी। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ I.N.D.I.A यानी कि इंडिया वाला गठबंधन। देश के मन में क्या है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। भारत सरकार जिस रवैये से काम कर रही है वो लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए, जनहित के लिए, गरीबों के हित के लिए बहुत ही खराब सरकार रही है। और उसका जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसमें कहीं भी किसी भी रूप में ना देश को कोई राहत मिली है, ना गरीबों को कोई राहत मिली है। तो ऐसे में इस सरकार के साथ मिलकर इस सरकार को हटाना और इस सरकार से ज्यादा इसकी नीतियों को नेस्तनाबूद करना, ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। हमको अगर पार्टी, हमारा मत, पार्टी का मत एक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है पार्टी क्या सोच रही है। तो पार्टी को भी हमें बताना पड़ेगा, या कम से कम मैं तो चाहूंगा कि पार्टी हमें भी बताए कि भाई अगर वो कोई ऐसा निर्णय ले रही है जो मेरे सुझावों से अलग है तो अपनी बात बताए। और होता है हमारे, ऐसा नहीं कि पार्टी में संवाद नहीं होता है। आए और अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय तो हम यहाँ मौजूद ही थे। तो आज यहाँ आकर के, और बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था, तो इसलिए आज आकर के हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे, और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे। और जब बताइए, जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना, और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई, ये अलग बात है। तब भी हम लोग हमेशा, ये उनका हो गया खैर बहुत बात 2018 में, तो हम लोग सब तो यहाँ ही रही। तो आज के दिन हम वही अपना नमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगली बार भी हम आएंगे, और जो प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोले उसको एक भी वोट मत देना आप लोग। तो ये सियासत है और ये सियासत के रंग है। विपक्ष के नेता मोर्चा खोलने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही टूट दिखाई दे रही है, यूपी से लेकर दिल्ली तक। ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, चारों धुरंधर चेहरे। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के अनुभवी और तेज तरार चेहरों में से एक माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख साहब। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस का चेहरा है। प्रीतपाल सुरेजा साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत अटल जी के कुछ वाक्यों के साथ, क्योंकि अटल जी सबके दिलों पर उन्होंने राज किया। नहीं प्रीतपाल जी, सुधा जी, प्रमुख साहब गलत तो नहीं कह रहा ना? अटल जी ने तो सबके दिलों पर राज किया। अटल जी कहते थे, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं।
बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूं, गीत नया गाता हूं। आप लोग अपने पर मत लीजिएगा, क्योंकि आज की सियासत को देख के मुझे अटल जी के वाक्य याद आ गए। खैर प्रीतपाल जी, शुरुआत आपसे करता हूं। कांग्रेस कह रही है कि 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, मतलब कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे हैं कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में। आप कैसा महसूस कर रहे हैं प्रीतपाल जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। 2 दूनी 4 ही है, 3 दूनी 6 ही है, 2 दूनी 1 नहीं है, 3 दूनी 4 नहीं है। मतलब ये है कि अभी तक जो इंडिया का गठबंधन है, हाँ, लगातार एक दूसरे से संपर्क में है हमारे नेता। अभी तक कोई भी, मैंने 2 दूनी 4 इसलिए आपसे कहा कि 2 दूनी 1 आप बना रहे हैं और 3 दूनी 4 बना रहे हैं। 3 दूनी 6 ही है, 2 दूनी 4 ही है। ठीक। अभी तक कोई फर्क नहीं है। जो भी बयान आपने कांग्रेस नेता द्वारा आपने अभी दिखाया, अलका लांबा द्वारा या और भी 2 मुख्य से प्रवक्ता, उन्होंने अपनी बात रखी जी। अभी तक उन्होंने जो भी बात है, संगठन के हर पार्टी अपने, अच्छा, यानी कि अलका लांबा जी का व्यक्तिगत बयान और संदीप दीक्षित जी का भी व्यक्तिगत बयान। मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा। हाँ, मैंने ये कहा कि वो उनकी पार्टी का संगठन से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने कहा कि 7 सीटों पे आप अपने लोगों को तैयार करो। हाँ। जब इंडिया तैयार होगा, प्रत्याशी तैयार होगा, तो कांग्रेस में प्रत्याशी लड़ेगा तो आम आदमी नहीं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो 7 सीटों पर तैयारी करे, आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना? भी अपने तैयार, फिर तो हमने क्या क्या 6 ही है। नहीं, वो तो मुझे पता है सर, राजनीति में 1 और 1 11 भी होते हैं और 1 और 1 0 भी होता है, 0 सर। हाँ, यहाँ माइनस और प्लस वाला खेल होता है, मुझे मालूम है। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ लेता हूं, लेकिन एक बात तो बताइए, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना दिल्ली और पंजाब में अगर वो तैयारी करे तो? देखिए, मैंने वही बात पहले आपके सवाल पे जवाब दे दिया है। आप इस तरह से देखिए, आप पत्रकार हैं, आपका काम है उसको खोद के देखना। अभी तक इंडिया पूरी तरह से एकजुट है, आगे भी एकजुट होगी। 31 को फिर हम लोग सब आम आदमी पार्टी के सारे जितने भी इंडिया के सदस्य हैं वो मिलने वाले, उसकी संख्या भी बड़ी मिलेगी आपको। इस बयान के बाद आपके घर से भी कुछ बयान आ रहे थे, उस पर कांग्रेस के नेता ने कहा थोड़ा सब्र रखिए, आप लोग बेवजह तिल का ताड़ बना रहे, कुछ इस तरह का बयान आया। सुना दूं एक बार? एक बार जरा प्रीतपाल जी को बयान है, दीपक जी का जरा एक बयान आया होगा, प्लीज जरा सुना दीजिएगा कांग्रेस के घर से, सुनिए। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो है समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन, शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है, जहाँ मैंने व्हेन आई हैव सेड एज एन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें और कोई हमारे इमेच्योर प्रवक्ता के शब्दों को बता दें। वो लेडी ने तो मुझको बताया था कि शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, फिर भी किसी ने उसके मुंह में शब्द रख दिया, तो दे शुड हैव सर्टेनली क्लैरिफाइड इट विथ मी, जहाँ मैंने ब्रीफिंग दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मीडिया ये कर रहा है वो मिसचीफ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके अपने आप के लिए कोई नुकसान करना चाहता है। तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम एंड एवरीबॉडी। वो कह रहे हैं आपकी समझ के लिए क्या कहूं, आप लोग अपना नुकसान करना चाह रहे हैं। प्रीतपाल जी, नहीं, अगर हमारे किसी भी वक्ता प्रवक्ता द्वारा कोई शब्द आए हैं तो ये राष्ट्रीय स्तर से नहीं है। हाँ, अधिकृत हमारे हैं, जो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, संजय सिंह द्वारा कोई इस तरह का बयान नहीं आया। ये बयान अलका लांबा ने अगर दिया है तो मैंने पहले कहा संगठन से जुड़ा हुआ। अच्छा, मैंने वही कहा ना, अलका लांबा संदीप दीक्षित इस तरह के बयान दे रहे हैं, आप लोग सीरियस नहीं ले रहे कुल मिला के। ये ठीक है, ओके, मैं समझ गया आपकी बात। आप लोग गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे, ये इंडिया गठबंधन जो है उसके साथ रहेंगे आप, कुल मिला के बात ये। ओके, मैं समझ गया सर। हाँ ठीक सर। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कैसे हैं आप?
सुधा जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये दिल्ली में दरिया दिली क्यों नहीं दिखाते आप? देखिए तिलक जी, इसके बारे में इंडिया संगठन जो हमारा है उस पर जो चर्चा होगी, उसके जो जानकार लोग हैं जो करेंगे उससे होगा। इससे मैं कोई भी बयान देना नहीं चाहती हूँ। दूसरी बात, अगर तैयारी होगी तो इंडिया की जीतने की तैयारी होगी, तो इसमें इस तरह के प्रश्नों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तैयारी होगी भी तो किसकी तैयारी होगी? जीतने के लिए होगी ना। नहीं तो ये प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं कि सातों सीटों पर लड़ेंगे? आप ही के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं कि मैच्योर नहीं है प्रवक्ता। अलका लांबा, मैं तो बहुत काबिल प्रवक्ता मानता हूं उनको। नहीं, देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत रूप पे बात कोई नहीं करना चाहती हूँ तिलक जी, आप जानते हैं कि मेरा अपना एक तरीका है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, जब इंडिया नाम से हमारा एक संगठन बनाया गया, उसका उद्देश्य है लोकसभा में किस तरह से हम भाजपा की कुनीतियों और झूठ को जनता से बचाना है, जनता को बचाना है। तो संदीप दीक्षित जो बात कह रहे हैं, अलका लांबा जो बोल रहे हैं, वो अपने उनके व्यक्तिगत बयान है, राइट? नहीं, मैं देखिए, मैं इस पे दोनों बयानों से कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा तैयारी सभी करेंगे, जाहिर सी बात है, हमें जीतना, और जीतना किससे है? झूठ की फैक्ट्री से। तो हम सबको लग के तैयारी करनी ही पड़ेगी। झूठ की फैक्ट्री, ये सुना हुआ शब्द लग रहा है, शायद कभी आपने केजरीवाल जी के लिए भी बोला था ये। झूठ जो बोलेगा, जो बोल रहा है, और लाल किले से पहली बार आपने सुना हुआ तिलक जी? आप तो इतने वर्षों से कर रहे हैं। पहली बार उस प्राचीर से एक प्रधानमंत्री पूरे देश के, हम सब भारतीयों के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया। आपने कभी सुना था क्या? चुनाव प्रचार किया गया और कहा गया अगली बार हम आएंगे, हमको वोट दो। पहली बार वो प्राचीर भी सोच रही होगी कि अभी एक मिनट, अभी मैं आपके I.N. वाले D.I.A वाले गठबंधन की बात कर रहा हूँ। तिलक जी, वो जो आपने डॉट लगाया, वो डॉट नहीं है, उसको मिला के इंडिया नाम बनता है, और इंडिया जो नहीं तो डॉट, तो उसमें डॉट नहीं है। इसका पूरा नाम मुझे फुल फॉर्म बताओ। फिर आप जो फुल फॉर्म, नहीं, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता, फुल फॉर्म बताओ मुझे। मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, आप मुझे फुल फॉर्म बता दो। आप डॉट लगाइए, आप जो लगाइए। आप इतना नाराज हो रहे हो, तो डॉट लगा हुआ, तभी तो मैं डॉट लगा रहा हूँ ना। नहीं, मैं देखिए, जब बहुत से ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नाम होते हैं जिनको हम एक साथ बोलते हैं, जरूरी नहीं होता है कि उसको हम डॉट लगा के बोले। मैडम, जैसे आरबी उपाध्याय जी के, देखिए आरबी उपाध्याय जी के नाम के आगे डॉट लगा हुआ है, R.B है ना। तो आप इंडिया, आपके जो डॉट वाला जो है उस पर मुझे फुल फॉर्म बता दो, मैं डॉट हटवा देता हूँ। जैसे ही अगर सुधा जी फुल फॉर्म बताए, डॉट हटा देना। बोलिए आप। आरबी उपाध्याय जी को R.B. उपाध्याय नहीं बोलते हैं मैडम, आपने ही डॉट लगा रखा है, मैंने डॉट इसलिए लगाया और डॉट लगा के बोलूंगा। जब डॉट हटा दोगे तो डॉट हटा दूंगा। मुझ पे दबाव मत बनाइए, इतना बताइए, मुद्दे पर आइए, प्लीज। डॉक्टर के आगे डॉट लगाया तो क्या डॉक्टर नहीं बोलेंगे? डॉट बोलेंगे। मैडम, आपने जो गठबंधन बताया उसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा। ये डॉट क्यों लगाया आप लोगों ने? मैं हटा दूंगा, आप हटा देंगे तो। पहली बात। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ, बोलिए आप। ये जो आपका गठबंधन है जी, आम आदमी पार्टी को लेकर, जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब सुनिए सब लोग, बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है। कहां? उत्तराखंड में। जी, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया। जी, समझ रहे हैं आप? जी। और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था पिछले चुनाव में, सुनिएगा प्रमुख साहब, उसको कांग्रेस ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया, और आम आदमी पार्टी कह रही है इस प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं। यही है आपका गठबंधन। आपको हराने के लिए वहां पर प्रत्याशी उतार दिया समाजवादी पार्टी ने। गजब का इंडिया है। नहीं, अब तिलक जी प्लीज बोलने दीजिएगा जी। हम जब से एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, हमारा जो ध्येय है, हमने से किसी ने आपसे कहा हो कि इस राज्य में ऐसा, इस राज्य में ऐसा, इस राज्य में ऐसा, क्या आपको ऐसी कोई डिटेलिंग मिली? क्या नहीं मिली ना। फिर आप लोग ऐसे प्रश्नों में उलझा के बातों को हटाना क्यों चाहते हैं? अच्छा। जिसकी तैयारी हो रही हो, तैयारी होगी। अच्छा। राज्यों में कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, और किस तरह से करना है, ये लोग बैठे आप वो मासूम वाला कभी कभी शेर सुनाते हैं ना, आप पे भी फिट बैठता है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मासूम नहीं हूँ, मैं सच बोलती हूँ और सच को बहुत अच्छे से बोलती हूँ। अभी सच सुनिए ना, अभी रुकिए तो सही। जो आपका महाविकास आघाड़ी है महाराष्ट्र में, वो अभी है या खत्म हो गया? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्या हमारे संगठन पे ही हो रहा, तो हम उसको बता दें कि आपके इंडिया की बात कर रहा हूं मैडम। वो फिर अभी मैं डॉट लगाऊंगा, बुरा मान जाओगे आप? नहीं, आपकी मर्जी। तो वो आपके गठबंधन, शरद पवार जी कहां से हैं? नीतीश कुमार कहां से हैं? केजरीवाल जी कहां से हैं? मैं आपके संगठन की बात नहीं कर रहा, मैं आपके
जो बना है तथाकथित जो गठबंधन है उसकी बात कर रहा हूं मैडम। जी, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न पूछें। महाविकास अघाड़ी मैडम, चाचा भतीजे की मुलाकात हो रही है बंद कमरों में बहुत देर देर तक, सब कुछ ठीक है? मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। जब ठीक नहीं होगा या ठीक होगा उसका उत्तर तो आपको मिल ही जाता है, तो इसके पहले से प्रश्न क्यों किए जाए? क्योंकि ये जो करने वाले लोग हैं, हमारे देवेंद्र भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये लोग यही करते हैं, मुस्कुराने के लिए जो ये थोड़े थोड़े डालते इधर उधर करते हैं, ये लोग करते हैं। सुधा जी, अजीत पवार से जो सवाल पूछना है वो देवेंद्र प्रमुख जी बहुत अच्छे से सकते हैं। नहीं, अब प्रमुख जी को बीच में लेकर आ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था, वहां सब कुछ ऑल इज वेल है ना। दिल्ली की बात की, नीतीश कुमार दिल्ली आ गए अटल जी को है नमन करने के लिए। नहीं, अटल जी को नमन करना ही चाहिए, मैं बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अटल जी से अगर आप लोग सीखना चाहें तो। खैर प्रमुख साहब, हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगी, अटल जी से जिनको सीखना नहीं है वो लोग सीख ले रहे हैं, लेकिन जिनको सीखना चाहिए वो बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं, उनको भुला दे रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक, आप लोगों को केजरीवाल जी भी सिखा रहे हैं, सीखिए। प्रमुख साहब, ये बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली में आप लोगों की भी बैठक हुई, यहां ये भी जोर लगा रहे हैं। आजकल आपके जो विपक्षी खेमे में है उसमें एक खलबली मची हुई है, ये गठबंधन को लेकर जो कुछ चल रहा है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में निप पाएगी आगे? प्रमुख साहब का ऑडियो प्लीज। सर अनम्यूट कर लीजिए प्रमुख साहब जी। प्रमुख साहब, प्रमुख सर अनम्यूट कर लीजिए सर। प्लीज प्रमुख साहब का ऑडियो करेक्ट करवाइए, आज प्रॉब्लम हो रही है प्रमुख साहब के ऑडियो में। आरबी उपाध्याय जी, सर ये चल क्या रहा है दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, और सुधा जी कह रहे हैं कि आज हमारे गठबंधन पर ही क्यों चर्चा कर रहे हो? देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं, अगर कुछ नहीं होता, शांति रहेगी, तो फिर कहाँ से हम लोग खबर खोजेंगे और कहाँ से डिस्कशन होंगे। राजनीति में कुछ न कुछ चलता रहता है। हाँ। और वो एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ चल रहा है। 2024 में किस करवट बैठेगा वो कुछ कह नहीं सकते। सत्ता पक्ष को भी विश्वास नहीं है कि हम वापस आएंगे, वो भी जद्दोजहद कर रहा है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अभी सीएजी की रिपोर्ट और आ गई है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा अभी नहीं हुई है। मेन मीडिया चर्चा नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वो रिपोर्ट वायरल होने लगी है। 2024 से पहले पहले चावला जी बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी चीजें बदलेंगी। एक ही तो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, वहां सीएजी की रिपोर्ट कुछ अलग ही कहती है कि भी लाखों करोड़ का घोटाला। ये ना ये आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस में चल रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अभी चलेगा, दोनों पार्टियां अपना अपना दबाव बनाएंगी ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की। ठीक, आम आदमी पार्टी अपना दबाव बनाएगी और कांग्रेस अपना दबाव बनाएगी। हाँ। कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, मान लीजिए दिल्ली में हम बात करें 7 लोकसभा की सीटें हैं, तो अगर समझौता होगा तो समझौते में कांग्रेस की। नहीं उपाध्याय जी, आप तो इतने अनुभवी चेहरे हैं, ये मसला सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, मसला पंजाब का भी है ना। और कांग्रेस को इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी बहुत। गुजरात में क्या हुआ देखा सबने। देखिए, कोई किसी को हालात में नहीं, समय होता है। हाँ। समय बलवान होता है। एक समय था कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब पोस्टर फटना शुरू हुआ, हाँ। अन्ना आंदोलन और वो सारी घटनाएं, हाँ। और आज की बात करें तो आज भी वही परिस्थितियां पुनः जन्म ले रही हैं। सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, भ्रष्टाचार का दाग जिसको कहते थे नहीं है वो शुरू हो जाएगा। ठीक, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन तो प्रमुख साहब जुड़ गए। प्रमुख साहब आप 12 ऑडियो सर। प्रमुख साहब प्लीज प्रमुख साहब को कनेक्ट करिए। आरबी उपाध्याय जी, तो देखिए, अभी जो ये जो गठबंधन वाली बात की जा रही है, ये इंडिया वाला जो गठबंधन है, आपको लगता है कि ये एक तरफ शरद पवार अलग खिचड़ी, नीतीश कुमार अलग खिचड़ी, आम आदमी पार्टी की अलग खिचड़ी?
अलग अलग दल हैं तो अलग अलग खिचड़ी तो पकाएंगे, हाँ और फिर जब खिचड़ी पक जाएगी तब एक जगह रखेंगे, तभी तो वो गठबंधन होगा। अभी अखिलेश तो ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भी अपने आप में, लेकिन इस बात को हर राजनीतिक दल जानता है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि भी अकेले के दम पर हम जीत नहीं सकते हैं। एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट देना पड़ेगा और किसी को न किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। नहीं तो दरिया दिली फिर कांग्रेस ही क्यों दिखाए? नहीं, कांग्रेस कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है और वो अपने आप को बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी दरिया दिली दिखाएगी कि वो इलेक्शन ही न लड़े, वो चुपचाप बैठी रहे। और नहीं तो फिर लड़ेगी कहां? दिल्ली में ये कह रहे हैं कि मत लड़ो, पंजाब में ये कह रहे हैं मत लड़ो, यूपी में अखिलेश कह रहे हैं कि भैया दूर रहो, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कह रही हैं कि यहां मत देखना, तो फिर ये लड़ेंगे कहां? देखिए, सभी जगह लड़ेंगे। कांग्रेस को अपना वजूद है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, और ऐसा नहीं हो सकता प्रमुख साहब के कहने तो मान जाएंगे। प्रमुख साहब, अब मेरा ऑडियो आ रहा है सर? सर आपका भी ऑडियो आ गया। मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मेरा ज्यादा काम भी नहीं था सर ऐसा क्यों? आप आज मुस्कुरा के बोल रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट का जिक्र सुधा जी कर रही थी, और खैर आपकी मुस्कुराहट के कायल तो हम भी हैं। प्रमुख साहब, ये जो गठबंधन चल रहा है I.N. वाला, डॉट नहीं लगाता, नाराज हो जाती है सुधा जी, इस गठबंधन में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, आपको क्या लगता है कि कुछ आएंगे आपके पास भी? देखिए तिलक सर, ये डिबेट का जो आज रूप आप किस तरीके से देख रहे हैं, आपने बहुत क्लियर बात रखी है। सारी चीज जो है मुझसे भी क्वेश्चन मुझे पता है कि कठिन भी होने वाले हैं, और आपने जो विपक्ष से निकाल कर सच्चाई लाई है, ये है कि कांग्रेस जो है स्थिति, कांग्रेस को दिक्कत कहां से आ रही है। कांग्रेस के कई बड़े लीडरों ने, मैं हमेशा सिराजी की हमेशा तारीफ करता हूँ कि स्थिति का जो दिल्ली का जो काम करने का तरीका था, जो राज था, था, वो अच्छा राज था, उसमें कोई की बात नहीं की। कि उसके बाद अगर विकास की बात आई तो दिल्ली में विकास हासिल हो गया। और दिल्ली के खासकर बड़े लीडर हो या कोई बड़ा नेता हो, वो स्पष्ट बोलता है, स्पष्ट में स्पष्ट बात करता है कि हमको आम आदमी पार्टी से नुकसान है। और सच्चाई ये है कि कहना तो सुधा हमारी बहन है, उनको बताना चाहिए, ये वो उनका अपना पर्सनल मामला, लेकिन संदीप दीक्षित जी या लांबा जी ने जिस तरीके से जिक्र किया है, आज जो दिल्ली की स्थिति है, जो आम आदमी पता नहीं पा रही है, वो दिल्ली के कांग्रेस के लीडरों ने, उनकी मेहनत में, भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा काम नहीं किया, उससे ज्यादा काम इस कांग्रेस ने किया कि केजरीवाल के जो कार्यकलाप है, काले कारनामे, और आज जो मंत्री जेल में है, उसमें अहम भूमिका कांग्रेस की है। और वो बेमेल विवाद में कहा कि जो मैं बात करता हूँ, जो मत नहीं मिलते, जो अन्ना हजारा जी के साथ, यानी आप ये दावा कर रहे हैं प्रमुख साहब की शादी होने से पहले तलाक हो जाएगा इनका? मैं तो हमेशा से कहता हूँ, हाँ, आज नहीं कह रहा, हमेशा बोला। और मैं ये कहता हूँ कि गठबंधन तो देखिए कोई ना कोई होगा, विपक्ष में कोई ना कोई रहेगा। तिलक, ये लोकतंत्र है, ये सब चीज। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पर चर्चा कई चैनल पर यह बात आ रही है कि ये कह दिया तो हटा, क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, आएंगे, काम किया इसलिए आएंगे। तिलक सर, विश्वास है, ट्रस्ट है। नहीं, इनका गठबंधन जो है 25, 26, 27 दलों का, ये अपवित्र गठबंधन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पवित्र है, मैं तो नहीं कहूँगा इस बात। तो हमारे साथ भी तो गठबंधन के साथ ही हैं, हाँ, लेकिन हम जो है शांति से, प्यार से, आनंद से, जैसे संयुक्त परिवार चलना चाहिए, उस तरह से चल रहा है। अब इनके संयुक्त परिवार में लड़ाई है, आपस का मामला, ये इनका मामला, मैं क्यों कहूँ इनका पवित्र है? मैं तो कहता हूँ अच्छा गठबंधन है। अच्छा, लोकतंत्र में रहना भी चाहिए गठबंधन। तो आपको पूरा यकीन है कि केजरीवाल अलग हो जाएंगे? नहीं, केजरीवाल नहीं, मैं ये कहता हूँ सब अलग होंगे। नीतीश भी नहीं रहेंगे, पवार भी नहीं रहेंगे। बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि हाँ, पवार का जो गेम है, उसको गेम कांग्रेस का सफाया गेम है। आप समझ नहीं पाए बात, तो समझ जाएंगे 2024 से पहले। नहीं, मुझे समझाइए, मैं समझ जाऊंगा। मेरे पास पूरा समय है, मैं आपको समय देना चाह रहा हूं, मुझे समझाइए, आप समझाइए, मैं समझना चाह रहा हूं।
नीतीश जी जिस हिसाब से गठबंधन को लेकर चले थे उसमें नींव रखी थी, उनको बिल्कुल अलग किया गया है। क्या सब एक सपना था, मैं सच्चाई आपको कहता हूँ कि राहुल जी पर जब ये लगा कि उनकी सदस्यता चली गई है हाँ। और वो राजनीति से बाहर हो गई और लगभग 6 वर्ष 2 वर्ष की उनकी जो, यानी आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार इनको गच्चा देंगे? हाँ, गच्चा इसलिए देंगे, वो तो राहुल जी की जगह तुम होंगे, लेकिन कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उनके पास मुखिया है, उनके पास डोला है, हाँ। जो अपना टोले लेके जाएंगे। ओके, सुधा जी ये कह रहे हैं कि शरद पवार गच्चा दे देंगे आपको, कह रहे हैं कि अभी रुकिए, देखिए अभी तो फिल्म शुरू हुई है, ये आपको गच्चा देंगे शरद पवार। नीतीश कुमार भी शायद उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और केजरीवाल पे कह रहे हैं भरोसा ही मत करना। तिलक जी, हमारे देहात में एक कहावत है कि बिलारी के मनाने से चिंगा नहीं टूटता है, तो जाहिर सी बात है ठेका लेके ये लोग बैठे रहते हैं हर चीज की, तो इनके कहने से क्या होगा नहीं होगा इतना ये जानते, तो इनको डर किस बात का लगता? अगर ये भविष्य वक्ता होते, भविष्य दृष्टा होते, हाँ। तो इनको डरने की क्या बात थी? वहां से लाल किले के प्राचीर से कहने की जरूरत पड़ती क्या कि हमको ही चुनाव में मतदान दीजिएगा, मतदान हम ही को दीजिएगा, हम ही आएंगे फिर से झंडा लहराने के लिए? कहना पड़ता क्या? भाई भविष्य वक्ता होते, भविष्य दृष्टा होते, सब कुछ कह लेते। दिक्कत इस बात की है ना, आपने कहा था मासूमियत की बात करती हूँ, मैं इसी मासूमियत की बात करती हूँ जिस मासूमियत को भाजपा के प्रवक्ता भाई लोग और जितने भी लोग होते हैं और साथ ही साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस मासूमियत से बातें कह जाते हैं। कांग्रेस की चिंता मत करिए आप, कांग्रेस बड़ी पार्टी है नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है नहीं है, इसकी चिंता आप लोगों को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का खाना पचता इसी बात से है जब तक आप कांग्रेस की बुराई नहीं कर लेते हैं। नहीं तो आपके साथ भी तो यही स्थिति है, जब तक मोदी जी का नाम नहीं लेते तब तक दिन नहीं शुरू होता। हम उनका नाम नहीं लेते हैं, वो नाम लेते हैं, हम उनको कह रहे ठीक है बोलिए। अच्छा ये प्रीतपाल जी, ये विपक्षी खेमे में ही चर्चा नहीं है, ये सत्ता पक्ष में भी चर्चा है कि कोई और जाए ना जाए, पलटी जो है केजरीवाल जी ही मारेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रीतपाल जी डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक, ये प्रमुख साहब जो बात सुधा जी ने कही, प्लीज जल्दी से उसका उत्तर दीजिए, फिर मैं उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं देखिए, उसका जवाब आपने काउंट में कर दिया तिलक सर कि आपने कहा हम माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हैं, हम ज्यादातर करते ही है कांग्रेस का टारगेट, हमारी सहानुभूति होती है। अब ये बात है कि जिस तरीके से और नेताओं के हिसाब से फिर भी राहुल गांधी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और बड़ी पार्टी के वो नहीं तो आपके नेता प्रधानमंत्री जी यही बार बार इनके गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन क्यों कहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर उनको कुछ तथ्य लगता है की तो उस वजह से उन्होंने बोला होगा, वो जिस तरीके से आया है कि वही कहते हैं ना कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। तिलक जी, नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी पढ़ते नहीं है, नजरों से नाप लेते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है उनको, ये लोग बताते नहीं है उनको, तो जान नहीं पाते हैं कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी इनके पास हैं, रिपोर्ट उन तक पहुंचने देते नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आपने देखा होगा वीडियो कि वो देखते हैं फाइलों को ऐसे ऐसे और कहते हैं अच्छा इसमें यही होगा, तो कैसे मालूम चलेगा उनको कि क्या हो रहा है? ये लोग पता चलने देते नहीं है उनको। प्रमुख साहब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बोले हैं तिलक जी, वो सबके साथ बोलते हैं हमेशा, और विपक्ष जो है बेशक चाहे टारगेट करे, वो कुछ कहते रहे, मैं ये कहता हूँ कि जो नेता जिन पर भ्रष्टाचार के केस है, अब ये कई लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी में आ गए या वो अब ठेकेदार हो गए, मैं इसको एक चीज और सबसे बोलता हूँ, अगर कोई ऐसा थानेदार नेता हमारी पार्टी में आया और वो उस पर मुकदमा दर्ज था, विपक्ष में था, उस पर वो सामना करवाया ईडी सीबीआई का, क्या हमारे पास आने से उसके मुकदमे खत्म हो गए? क्या वो फाइलें या वो केसेस या उस जहाँ पोजीशन में थी वहां तो बैठ नहीं है, या वो चल रही है? दंभ में जब और न्याय मिलने के प्रोसीजर में आपको बताया कि बहुत अंतर होता है, और यही अंतर ना होता ना तो आप इतने दम से बात ना कर रहे। एक मिनट प्रमुख साहब, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, अभी वही जिक्र कर रहे थे ना आप सर जी? तो भ्रष्टाचार के आरोप जिनका जिक्र आप कर रहे थे, ये छगन भुजबल, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, जिनको आपने मंत्री बनाया, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप तो आप ही ने लगाए थे ना? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, मैंने तो आपके क्वेश्चन से पहले कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से भी किसी पार्टी को छोड़कर वो ईडी सीबीआई का सामना कर रहा है और वो आए हैं हमारे साथ, जुड़े हैं कई पार्टी में, तो क्या उनके मुकदमे वो होंगे? ये विपक्ष का काम है कि एक अच्छा वकील नहीं, आपने आरोप लगाया और अजीत पवार आपके साथ शामिल हो गए, आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया।
तो ये कौन सी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? अजित पवार हमारे साथ अब शामिल नहीं हुए। आज से थोड़ा पीछे जाएंगे तो जिस समय महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन गई थी जी, हमें सबसे ज्यादा मैंडेट के रूप में बहुमत मिला था। हाँ, उस समय भी हमारे साथ सुबह 5 बजे शपथ ली थी और सारे के सारे केस वापिस हो गए थे, वो वाला जिक्र कर रहे हैं ना आप? नहीं, केस कहाँ वापिस हो जाएगा? केस वापिस हो जाते तो रजिस्टर केस हो गए। तिलक जी, आप चैनल पर बैठकर इतने बुद्धिजीवी के एंकर हैं, या केस 1 मिनट में खत्म होकर दूसरे मिनट दोबारा जुड़ जाते हैं, ये अलग मामला होता है। केस का हेयरिंग होता है, वकील होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। हाँ, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। नहीं तो फाइल तो रुक सकती है ना सर। अच्छा, एक बात, क्योंकि महाराष्ट्र का ही जिक्र हो रहा था, एक कुछ तस्वीरें काफी दिनों से वायरल हो रही थी। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, ये तो एनडीए का हिस्सा है, मानते हैं आप? एनडीए का हिस्सा है ना सर ये? नवाब मलिक से मिलने गए थे, तस्वीरें आपने भी शायद देखी हो। नवाब मलिक से मिलने गए। नवाब मलिक कौन? 1 मिनट सर। जिन पर आरोप हैं दाऊद के साथ साठगांठ के, है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग के केस। एनडीए के नेता, बताइए, ऐसे नेताओं से मुलाकात करें जिनके दाऊद से संबंध है सर? देखिए, अब ये संबंध की बात अगर करते हो, अगर यही आप तिलक की बात में आते हो, तो राहुल गांधी जी यहाँ जा गए, जी से मिले, और वो तो देश की बात कर रहे, विदेशों में मिले जाकर। जब चाइना से स्थिति खराब थी, जब सारी चीजों का सामना कर रहे थे, और जाकर अमेरिका तक बयान दिला दे रहे हैं, और सर्जिकल तो लेकर जाए, इन चीजों में अगर जाओगे तो डिबेट बहुत मिल जाएगी। अच्छा, इस पर ना जाए। कौन से मिलता है, क्या बात करता है, के पास अगर सबूत है तो आप रखिए। नहीं, अगर वो नवाब मलिक से मुलाकात कर रहे हैं तो सवाल तो एनडीए से ही पूछा जाएगा ना सर। ऐसे नेता आपके जो है, आपका हिस्सा है, वो नवाब मलिक से मुलाकात कर रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है। नवाब मलिक की मुलाकात या उनकी मुलाकात पर क्या बोलूंगा, क्योंकि कोई इतना बड़ा चर्चा का विषय है नहीं। अच्छा, मतलब जिससे दाऊद के साथ साठगांठ के आरोप हैं, एनडीए के नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई बड़ा विषय नहीं है। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप लगना राजनीति का एक नियम सा होता है। ठीक, ओके प्रीतपाल जी, बात करना, ओके प्रीतपाल जी, जल्दबाजी होती है। प्रीतपाल जी, आपके जुड़ने से पहले प्रमुख साहब कह रहे थे कि अगर किसी की कोई गारंटी नहीं है तो सबसे पहले केजरीवाल का नंबर आता है। केजरीवाल जी पलटी मारेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। उपाध्याय जी, फिर आपके पास आ रहा हूं। नहीं, प्रमुख जी का जो दर्द है वो बिल्कुल उनके हिसाब से, उनकी पार्टी के हिसाब से सही जा रहा है। आपको याद होगा 2020 में यही वो केजरीवाल है जो देश के गृह मंत्री, जिनका 56 इंच का सीना है, उनको दरवाजे पर्चा बांटने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के पसीने उड़े हुए हैं, हवाइयां उड़ी हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे 140 करोड़ के देशवासियों के प्रधानमंत्री, पूरा विश्व वहां निगाह लगा के बैठा हुआ था। सब ये जानना चाहते थे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन क्या है आज की डेट में। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। यही से समझ में आता कि इंडिया कहाँ चोट कर रही थी। इंडिया की जो चोट थी वो सही जगह लगी है। प्रमुख जी जो भी बातें कर रहे हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से प्रण कर लिया है कि वो इंडिया के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। प्रीतपाल जी, अगर जी 2014 और 2019 जिससे कहा आपने कि प्रधानमंत्री घर घर जाकर प्रचार करने को मजबूर हो गए थे, जीत का मार्जिन जानते हैं सर? वहां प्रधानमंत्री जिस मार्जिन से जीते थे उसका अंतर जानते हैं सर? कहा, दिल्ली की बात कर रहे हैं आप? मैं बनारस की बात कर रहा हूं। बनारस में क्या खेल हुआ था, पत्रकार बंधुओं ने छापा भी था। अच्छा, कभी तो जनादेश का सम्मान करिए, कभी तो जनादेश का सम्मान करिए। चलिए, वो पुरानी बातें हैं। अच्छा, पुरानी बातें हैं। आपको दिल्ली में आपके पक्ष में जनादेश आए तो बहुत अच्छा है, तब चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब पंजाब में आए तब बल्ले बल्ले है, बाकी सब जाए तो फिर सब छल्ले। हम लोगों ने तो सम्मान किया, हम लोगों ने स्वागत किया सर। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, अगर मोदी जी ने इतना बड़ा काम नहीं किया है तो मैं आपके सामने और डॉक्टर सुधा मिश्रा जी के सामने एक प्रश्न रखता हूं, इसका उत्तर अपने आला कमान से लीजिएगा। अगर वाकई मोदी जी ने काम नहीं किया और मोदी जी ने कुछ नहीं किया देश के लिए, तो लड़ जाओ खिलाफ उनके, केजरीवाल जी को लड़वा दो।
और प्रियंका जी को लड़वाने की तो बात हो ही रही है, लड़वा दो बनारस में, पता चल जाएगा कि नहीं। कैसी गई? आम आदमी देश का, आपको याद होगा रायबरेली में इंदिरा जी को हराने वाले कौन थे? सर एक आम आदमी। हाँ, वो आम आदमी गली दरवाजे दरवाजे जाके 10 रुपए 20 रुपए लेके उन्होंने चुनाव जीता था। आज की राजनीति में कोई ऐसा नहीं है, आज की राजनीति में कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई है तो मुझे एक उदाहरण बता दो, फिर मैं बताता हूं आपको। अगर इतना ज्यादा कह रहे हो कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया तो लड़िए ना, केजरीवाल जी को बोलिए दोबारा लड़ने, बोलिए ना। आरबी उपाध्याय जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आरबी उपाध्याय जी अगर ये कह रहे हैं कि भैया हम तो जो है मोदी जी को घर घर जाके पर्चे बंटवा दिए हमारे नेता ने, तो लड़ने जाके चुनाव दिक्कत क्या है? पाल जी बात कर रहे थे दिल्ली की, वो बनारस की बात नहीं कर रहे थे कि सर बनारस से केजरीवाल जी चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे, ये नहीं है कि नहीं लड़े थे। हाँ? और लोकतंत्र में जीत और हार जी दोनों एक्सेप्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि भी सभी जीतते हैं, 4 लड़ते हैं तो 1 जीतता है, 3 हारते हैं। लेकिन जो 1 जीतता है उसकी भी एक गारंटी नहीं है कि हमेशा वही जीतेगा। हाँ? समय बदलता है। अभी देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे थे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। उनका तो बड़ा क्लियर है कि जो कमल साबुन से नहा लेगा वो पवित्र हो जाएगा, जो कमल साबुन से नहीं नहाएगा वो अपवित्र है। वो ईडी सीबीआई वो सबके रडार पर आएगा। तो प्रफुल्ल मलिक को अभी कमल ब्रांड साबुन देने गए थे कि इससे नहा लीजिए तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब वो नहाते या नहीं नहाते ये तो वो डिसाइड करेंगे। इनका काम था साबुन पहुंचाना, साबुन इन्होंने पहुंचा दिया है वहां। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे नहाएंगे या नहीं नहाएंगे। हालात कमोबेश देखिए, ये कह देना कि आपने भी कहा कि बनारस से लड़ लें, देखिए कोई भी सीट पैट्रिक नहीं होती है। अमेठी में राहुल गांधी जी लड़ते थे लेकिन वहां से उनको हार मिली, कोई सोच सकता था? तो बनारस में भी हमेशा एक जैसा वो वहां से भी कोई ना कोई और भी जीतेगा। ये समय होता है, समय बलवान होता है, समय परिवर्तनशील होता है। उपाध्याय जी, परिवर्तन उपाध्याय जी हम लोग आपसे सीखते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैंने इसलिए प्रश्न किया था कि अगर आप कह रहे हो कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो क्या विपक्ष के नाते कोई बड़े चेहरा रण में उतारने का अधिकार विपक्ष को है कि नहीं है? मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी चुनाव लड़ सकती हैं तो फिर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? लड़ेगा चुनाव, कोई ना कोई वहां लड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार कौन लड़ा था सर? केजरीवाल जी लड़े थे, देखिए तो ये नहीं है कभी चेहरा कोई। सर केजरीवाल जी जब लड़े तो उसके बाद लड़े ही नहीं वहां। देखिए आज नहीं कल लड़ेगा वहां से। ठीक, ये तो नहीं है कि भी वो। मैंने पत्रकारिता के लिहाज से पूछा था सर सवाल, ये बस मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि अगर वाकई मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो शायद आम आदमी पार्टी और सुधा जी की पार्टी से प्रियंका गांधी जी को रण में उतारने की मांग हो रही है, तो मुझे लगा शायद। खैर सुधा जी, एक दिलचस्प सवाल है। ये 18 जुलाई को, अगर मैं सही हूं प्रीतपाल जी, 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई आप लोगों की और उसके बाद ऐलान हुआ था कि समन्वय समिति बनेगी 11 सदस्यों की, मगर वो आज तक नहीं बन पाई। देश को बताएंगे कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? आपका प्रश्न मुझसे है जी? आपका प्रश्न मुझसे है ना ये? जी जी, आप ही का है ना आई डॉट वाला? जी, इंडिया हमारा ही है बिल्कुल। हाँ। और आपका भी इंडिया ही है। हाँ, मैं इंडिया वासी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। हाँ बिल्कुल। जो आपने पूछा कि जो बनना था क्यों नहीं बना। हाँ, समन्वय समिति 11 सदस्यों की। जी, मैं एक बात आपसे पूछूं? जी। अगर इंडिया वाइज में कोई संगठन के तौर पे कोई काम होना हो, हाँ, तो क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है हमेशा कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, जब तक कि उसका प्रस्ताव आपके सामने ना आए? हाँ, अगर औपचारिक रूप से ऐलान किया गया होगा तो तब मालूम होगा मुझे। हाँ, अगर औपचारिक रूप से किया गया हो तो हाँ। अभी औपचारिक रूप से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। नहीं, औपचारिक रूप से आपने कहा था समन्वय समिति बनाएंगे 11 सदस्यों की, मगर आज तक नहीं बनी। हाँ, उसका कोई ऐलान नहीं हुआ ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ना मैं दे सकती हूँ ना आप मुझसे। ये प्रश्न अगर आता तो बताया गया होता। अच्छा, मतलब ये अच्छा, तो संयोजक आपने क्यों नहीं बनाया अभी तक? ना समन्वय समिति बनी, तो ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए। नहीं,
बात इसकी नहीं है ना, जिस बात के बारे में हमें बोलने का अधिकार या उसके बारे में कोई जानकारी ना हो तो क्या बस मैं उल जलूल कुछ भी बोलने के लिए नहीं बोल सकती हूँ ना। तो सही बात बोलना आपसे ज्यादा जरूरी है कि भाई इस बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जब भी इसकी जानकारी होगी तो आपके सामने जरूर आएगी। दूसरी बात, तिलक जी, इन सब बातों के बीच में बार बार प्रधानमंत्री जी आपने कहा कि कोई लड़ जाए, देवेंद्र भाई तो जिस अंदाज से कहते हैं उसमें अहम ज्यादा होता है आजकल, और वो जो मूल भाव था वो कम हो गया है। ना 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 ना, मैंने नहीं कहा। ना ना ना, मैं करेक्ट कर दूं। आपके गठबंधन के साथी, एक मिनट रुकिए ना मैडम, एक मिनट रुकिए। आपके गठबंधन के साथी संजय राउत जी ने कहा, मैंने तो नहीं कहा ना प्रमुख साहब, ये तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी को बनारस में लड़ लेना चाहिए। ठीक, कई बार सलाहकार कौन है ये तय कर लेना, कहीं वो ये ना कहे कि कुतुब मीनार पर चढ़ जाओ आपको तो कुछ नहीं होगा। नहीं, हाँ, देखिए सबके अंदर इतनी बात, अगर आप मुझसे कहेंगे आप लड़ जाओ, अब मुझे लड़ना है कि नहीं मुझे भी पता होना चाहिए ना, आपके कहने से हम लड़ जाएंगे जी, मतलब ये समझ रहे ना आप क्यों कह रहे हो। बिल्कुल, अब मैं आ रही हूँ। हाँ, दूसरी बात, हाँ, इतनी बातों के बीच में बार बार प्रधानमंत्री जी के साथ, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की तुलना में लोग कैसे खड़े होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जनता के सामने 37 से 36% की जनता नहीं बल्कि पूरी जनता, उनकी अपनी जनता है, भारतीय जितने भी हैं वो अपने प्रधानमंत्री जी की जनता है ना, सबको परिवार बोल रहे थे बार बार, परिवार, मेरे परिवारजनों, मेरे परिवारजनों। मैं और वहीं पे बैठ के जब वो कुछ बातें कह रहे थे तो सामने कुछ लोगों को मजबूरी में ताली बजानी पड़ रही थी। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, अगर आपका मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम जिस धरा पे रहते हैं, जिस भारत देश में रहते हैं, जिस इंडिया में निवास कर रहे हैं हम लोग, वहां पे बार बार वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, लेकिन परिवारवाद शब्द के द्वारा इस देश में सब पे चढ़ने वाले, बोलने वाले और शब्दों का जो प्रयोग किया गया वहां पे, उस पे मैं कहना चाहूंगी, कुछ प्रश्न थे मेरे आपसे भी और देवेंद्र भाई से भी। मैं बस परिवारों का नाम लूंगी, ये पूछूंगी क्या ये परिवारवाद के आपके मायने में आते हैं कि नहीं आते हैं। सिंधिया परिवार, प्रेम कुमार धूमल परिवार, प्रमोद महाजन परिवार, राजनाथ सिंह जी का परिवार, आपके रमन सिंह जी का परिवार, साहिब सिंह वर्मा जी का परिवार, यशवंत सिन्हा जी का परिवार, कल्याण सिंह जी का परिवार, पंत परिवार उत्तराखंड से, टेहरी का परिवार, आर्या परिवार, राजनाथ परिवार, कंजागी परिवार, तिवारी परिवार, कटियार परिवार, टंडन परिवार, कृष्णानगर परिवार, श्रीवास्तव परिवार, कपूर परिवार, चुलबुल सिंह का परिवार, सर्वेश सिंह का परिवार, न जाने कितने परिवार हैं, गिनती कम है। तो ये क्या प्रधानमंत्री जी से आपने पूछा? सुधा जी, और गांधी परिवार का एक परिवार, मैं बताती हूँ, आपने प्रश्न उठाया, मैं पूछ लूंगा। एक मिनट सुधा जी, इनमें से जिनका आपने नाम लिया, एक मिनट बोल दूं मैं। हाँ, इनमें से किसी का परिवार, हाँ, गांधी परिवार तो इनके पास भी है, उसके बाद भी इस परिवार की कभी बार बार बात करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी कृपया करके इस देश के लोगों को बताइए आपकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जिस गांधी परिवार की आप बार बार बात करते हैं, सुधा जी एक मिनट तो रुकिए ना। सुधा जी, आपने अपनी बात को रख लिया, जो इतनी बड़ी आपने लिस्ट पढ़ी, मैं सवाल का उत्तर ले लूंगा प्रमुख साहब से, लेकिन जो आपने इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ी उसमें कोई एक ऐसा चेहरा है जो अध्यक्ष पार्टी का हो और उसके तुरंत बाद उसका बेटा अध्यक्ष बन गया हो, या कोई भी परिवार का सदस्य? पूरी लिस्ट देख लीजिए एक बार। मैं हाँ, बताइए प्लीज। आप जब भी कांग्रेस के अध्यक्षों के परिवार देखिए तो परिवार बनने के लिए आप जानते हैं किसी भी संगठन के लोगों की सहमति आवश्यक होती है कि नहीं? क्या आप मुझे बताएंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनने में कब कांग्रेस जनों की सहमति नहीं ली गई, चुनाव नहीं हुए और आम सहमति से अध्यक्ष नहीं बनाए गए? क्या बताएंगे? इनसे पूछ लीजिएगा, इनके यहाँ ये आम सहमति कब बनी, कब कौन अध्यक्ष बना? इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई क्यों बनाई, आप मुझे बताएंगे? तो बिल्कुल, लोकतंत्र में जब हम अपने विचारों के साथ इतना बात करने के लिए कम से कम आपस में इतनी तो चीज हो लोकतंत्र की कि हम आपस में सब इस स्तर पर कर सके हो। यहाँ पे तो जो हम ही है, बस हम ही एकमात्र, आई एम द डिवाइन फ्लेम, और कौन है वो? मोदी जी। वही जो कहेंगे वही ये करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ था वो प्रकरण इंदिरा गांधी को अलग कांग्रेस बनानी पड़ी? बताइए ना। वो जो प्रकरण है मैं उस प्रकरण पे नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि हम वर्तमान की बात करेंगे। मैडम आपने पूछा, मैंने सवाल पूछ लिया। हाँ, नहीं तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ ना कि इनके अध्यक्ष चुनाव में किस बात मतदान हुआ था और किस तरह से, किस लोकतंत्र के आधार पे हुआ था? ओके प्रमुख साहब, सुधा जी जो बात कह रही हैं उसी पे, क्योंकि परिवारवाद भारत छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना परिवारवाद भारत छोड़ो, याद है ना? उन्होंने कहा, अब उन्होंने कुछ नाम लिए, उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल 2 बार हिमाचल के सीएम रहे,
रक्षा मंत्री, मैं सिर्फ मोदी कैबिनेट की बात कर रहा हूं। मोदी कैबिनेट में जो जो चेहरे हैं, अनुराग ठाकुर के बाद नंबर आता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उनके बेटे पंकज सिंह बीजेपी यूपी के उपाध्यक्ष, नोएडा के विधायक, पीयूष गोयल, उनके पिता वेद प्रकाश अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान, उनके पिताजी देवेंद्र प्रधान वाजपेयी सरकार में परिवहन मंत्री थे, किरण रिजिजू, उनके पिता जो है अरुणाचल के पहले पोटम स्पीकर हुआ करते थे खरू साहब, ज्योतिराज सिंधिया। मैं सिर्फ कैबिनेट की बात कर रहा हूं, मोदी कैबिनेट में परिवारवाद की। ज्योतिराज सिंधिया, उनके पिता जो है माधवराज सिंधिया नागरिक उड़ान मंत्री हुआ करते थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार शरद पवार के भतीजे। तो क्या ये तो सिर्फ वो चेहरे हैं जो अधिकांश मोदी कैबिनेट के चेहरे हैं, तो क्या आप अपनी कैबिनेट में जो है चेहरे उनको परिवारवाद मानते हैं कि नहीं? देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है और पूरी देश की जनता देख रही है आपके माध्यम से, और आप जैसे एंकर के सामने डिबेट चल रही है, आपको काउंटर करना पड़ता है। नहीं होता। आपने ठीक क्वेश्चन किया बहन जी से, सुधा जी ने अच्छे सवाल निकाले, बहुत नाम मुझको गिनाए, लेकिन थोड़ा सा फर्क है बात। आज ज्यादा लड़ने वाली डिबेट नहीं है, सबके साथ शांति से डिबेट चल रही है। हमारा परिवार से मतलब परिवारवाद से ये नहीं है कि कौन किसका बेटा क्या कहाँ बना है। हमने कहा कि आपने एक पार्टी के मुखिया बनकर जिस देश आजाद हुआ उस पर कब्जा बैठकर आप चला रहे हो, और वो परिवारवाद वहां का जिक्र है। जितने नाम आपने दिए, एक भी परिवार का आपस में नहीं, ये जोड़कर फिर भी बताइए कि आप जो माधवराव सिंधिया का यहाँ हमारे अनुराग ठाकुर का कौन सा संबंध? ये अलग अलग परिवारों के अलग अलग मुखिया अलग अलग पदों पर हैं, जुड़कर जब एक परिवार बना। अच्छा, मतलब ये परिवारवाद नहीं है, जो ब्लड से रिलेशन से परिवार बना, जैसे कांग्रेस का। अच्छा, इंदिरा जी की जगह राजीव जी बने, हाँ, राजीव जी की जगह राहुल जी बने, उस पर आज भी हमारा सवाल है, हमेशा रहने का पूरा देश जानता है, लेकिन वर्गलाप से क्यों? अच्छाई पर आओ ना। ना, मैं इसलिए सवाल ले रहा था। एक मिनट, जो बात सुधा जी ने कही, एक मिनट, एक प्रमुख साहब, पीएम खुद कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद जो है वो प्रतिभा का दुश्मन होता है, योग्यता को नकार दिया जाता है उससे। तो इसलिए मेरी ये बात, जो बात सुधा जी ने कही, तो ये तो प्रतिभा का दुश्मन वाली बात आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, एनडीए में है ना सर वो, तो अब जैसे परिवारवाद का जिक्र आपने किया, तो उनकी पार्टी का अध्यक्ष अब जो है चिराग पासवान नहीं होंगे, कोई और बन जाएगा। अरे जैसा एक मिनट सुधा जी, एक परिवार जो है, हाँ, इस तरीके का परिवार है सर, एक जो ब्लड से रिलेशन परिवार होगा, रिलेटेड हो गया, वो परिवार होगा। एक संबंध का परिवार, आपस का पूरा देश परिवार है, पूरा प्रदेश परिवार है, पूरा आप जो क्षेत्र वो परिवार। परिवार की अगर भाषा पर परिभाषा पर आओगे तो एक एक चीज का क्लियर कर दूंगा कि परिवार का मतलब क्या है। सर ये तो परिभाषा ही बदल दी आपने। अनुप्रिया पटेल, एक मिनट, आपने कहा कि आप देखिए किसी भी पार्टी का कोई भी अध्यक्ष, अब अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल जी की बेटी हैं, है ना सर, तो वो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अगर आप कह रहे हैं, तो फिर वहां भी चिराग पासवान हुए, है ना सर? अच्छा क्वेश्चन है, उनके लिए भी यही है। तो परिवारवाद बुराई है, तो सभी परिवारवाद के ना सर, आपने परिवारवाद अगर बुराई है, तो आपको क्या सभी परिवारों के नाम लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? आप एक ही परिवार की बात फिर क्यों कर रहे हैं? हम कहां से रुक रहे हैं? हम तो जिसका वजूद होगा, जिसका हमारे सामने सामना होगा, जो हमारे सामने खड़ा है, अगर हमारा वेट 100 kg है और हमारे सामने कोई 5 kg का या 10 kg का, आप ये कह रहे हैं कि जो आपके साथ है उनका कोई वजूद ही नहीं है? हमारा तो जो आप 100 से भी प्लस होगा वो हमारे सामने खड़ा होगा, या आप पर जवाब देंगे? नहीं, मैं वो तो पूछ रहा हूँ सर, ये तो वही बात हुई, आपके साथ है तो भ्रष्टाचार नहीं है, आपके साथ है तो परिवारवाद नहीं है। अरे नहीं सर, क्या बात कर दिया आपने? मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए तो कहेंगे हम, अरे क्षेत्रीय पार्टी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ कांग्रेस के लिए परिवारवाद है, आपके लिए परिवारवाद नहीं है? कांग्रेस का जेनेटिक ही परिवारवाद था।
अच्छा, बगैर का ही परिवारवाद। तो आपके यहाँ के परिवारवाद को क्या कहेंगे? देश का परिवार है, न कोई प्रदेश का परिवार है, न कोई राजनीतिक परिवार है। आपके यहाँ का परिवारवाद क्या कहेंगे फिर? अध्यक्ष, इंदिरा का पोता अध्यक्ष और इंदिरा जी की पोती पार्टी की मुखिया, इसके सिवा पार्टी में कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है ना? नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। कहीं से कहीं तक नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं, दूर दूर कोई तक नहीं। परिवारवाद दूर दूर तक नहीं। हमारे प्रभु साहब, आपका परिवार है या नहीं? प्रधानमंत्री है, लेकिन आपका परिवार है या नहीं? या राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, या मुखिया होगा। बात या परिवार की हो रही है प्रभु साहब। देखिए, सुधा जी जवाब दीजिए। अब मसला आप यूपीए में थे, कौन चला? मनमोहन जी का चलाने वाला कौन था? मुझे गाना याद आ रहा है, परिवार कहने आता है और उस गाने के सुधा जी का ऑडियो। जी जी, तिलक जी, तिलक सुधा जी, परिवार जी मेरी आवाज आ रही है? जी, आप तो आवाज आने देते नहीं है तिलक जी, बंद कर देते हैं। एक मुझे गाना याद आ रहा है, मैं उस गाने के बोल आधे ही बोलूंगी, बाकी लोग समझ जाएंगे। सलमान खान पे फिल्माया गया था मैं करूँ तो, फिर उसके बाद तो ये गाने पे छिड़कने वाले लोग हैं और इसी गाने को पे चलने वाले लोग हैं। मेरा सिर्फ इतना इस देश की जनता को ये बताना है कि जिस देश के प्रधानमंत्री परिवारजनों के रूप में जनता को संबोधित कर रहे हैं, वो परिवारवाद को इस देश से खत्म होने की बात कर रहे हैं। कितना विरोधाभास इस एक व्यक्ति के बात में हो सकता है। अमित शाह के बेटे जी ने ऐसी कौन सी योग्यता है जिस योग्यता के चलते वो जहां पे बैठे हुए संविधान तक बदल जाता है उस खेलों के क्रिकेट बोर्ड का। आपके नेता कौन है, खड़गे जी या राहुल गांधी? मेरे नेता अध्यक्ष के रूप में अगर आप देखेंगे तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी हैं। नहीं, नेता के रूप में पूछा, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष तो मुझे भी मालूम है मैडम। हाँ, तो नेता, ये नेता सबके आपके पसंद कोई और होंगे। नहीं, मेरे को तो मैं लगा आपके नेता जो है वो, आप कह रहे खड़गे जी आपके नेता। ओके, फाइनल कमेंट प्रीतपाल जी। आज आपका अधिकतर फ्रेम फ्रीज रहा, बहुत अच्छा बोलते हैं प्रीतपाल जी। फाइनल कमेंट प्रीतपाल जी, ये गारंटी है ना कि आप लोग पलटी नहीं मारोगे? ये पूरी तरह से मैं गारंटी आपके चैनल के माध्यम से जो जितने भी आपके श्रोता आपको देख रहे हैं, हाँ, ये इंडिया 2024 में भारतीय जनता पार्टी को झोला पकड़ाकर बाहर भेजेगी और एक एक चवन्नी का हिसाब लेगी। अच्छा, जिस तरह से अभी घोटाले खुल रहे हैं, जो सीएजी ने घोटाले खोले हैं, उन घोटालों की पूरी तरह से जांच होगी। और अच्छा, जो ये बताते हैं कि हम पे दाग नहीं है, ये बदनुमा दाग जो इन्होंने अपने सिर पे ले रखा है, और लाल किले पे बैठ के झूठ बोलने का एक एक चीज का जवाब इनको देना पड़ेगा। ठीक है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये गठबंधन कहां तक पड़ेगा भारी, किस पर पड़ेगा भारी, अभी देखना बाकी है। एक तरफ 38 भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी शोर है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।